तो जब हम किसी मूवी को देखते हैं तो उस मूवी को देखने के बाद हम उस मूवी के बारे में सबसे पहली चीज़ क्या नोटिस करते हैं कि किस बेसिस पर हम उस मूवी को जज करते हैं कि ये मूवी अच्छी है या बुरी। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है वो है एक्टिंग। एंड आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, 4 ऐसे एक्टर्स के बारे में जिनकी एक्टिंग स्किल देखने के बाद उनका डायरेक्टर को खुद डर लगने लगा था कि भाई थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, थोड़ा सा होल्ड कर ले, कितनी ज़ोर से एक्टिंग आ रही है तुझे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नील और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 4 एक्टर्स के बारे में जिनकी एक्टिंग पीक लेवल की है। इट मीन्स जब भी वो दिखते हैं फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टोरी कैसी है, कैरेक्टर आर्क कैसा है, उनकी एक्टिंग हमेशा पीक करती है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 4 से, जो कि है रणवीर सिंह। एंड इस बात से तुम भी डिनाई नहीं कर पाओगे कि ये बंदा इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक है। और यही नहीं, ये बंदा इस लिस्ट का इकलौता इंडियन एक्टर है। एंड मैं यहाँ पर उन एक्टर्स की बात करने वाला हूँ जो कि मेथड एक्टिंग का यूज़ नहीं करते हैं। बाकी इंडिया में और बाहर के कंट्रीज़ में ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं, बट वो मेथड एक्टिंग के साथ है। बट मैं यहाँ पर उन एक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो कि मेथड एक्टिंग का यूज़ नहीं करते हैं एंड फिर भी डेलिबरेटली उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एंड मैं यहाँ पर रणवीर सिंह की बात कर रहा हूँ तो इनकी वन ऑफ द बेस्ट एंड डेलिकेट परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो वो आती है निखर के पद्मावत में, जिसमें इन्होंने एज ए मेन विलन का रोल किया है। एंड इस विलन का रोल का कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि ही इज़ एन मुस्लिम एम्परर जिसने अभी अभी अपने चाचा की जान लेकर उसकी गद्दी हथियाई है और राजा बना है, बादशाह बना है। इसके बाद इसको पता चलता है कि दूर कहीं राजस्थान में एक राज्य है जहाँ की रानी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों में से एक है और शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये राजा इगोइस्टिक होने के साथ ही साथ एम्बिशियस भी है और इसको लगता है ऐसा कि दुनिया की सारी खूबसूरत चीज़ों पर सिर्फ इसी का हक है। जिसको देखते हुए ये उस राजस्थान के राज्य पे अटैक करता है, उस रानी को क्लेम करने की कोशिश करता है, मगर रानी कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस थी और इगोइस्टिक थी क्योंकि उसे इस राजा के अंडर इसका स्लेव बनने से ज़्यादा वो खुद को सुसाइड कमिट करना ज़्यादा सही समझती थी। इसको देखते हुए वो अंत में सुसाइड कमिट कर लेती है और इस बादशाह के एम्बिशंस धरे के धरे रह जाते हैं। तो अब नंबर 3 की बात कर लेते हैं जो कि है क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज। इस बंदे ने अपनी 2009 में आई मूवी इनग्लोरियस बास्टर्ड में कुछ इस तरह की एक्टिंग दिखाई थी कि क्विंटन टैरेंटिनो जो कि इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे और साथ ही साथ 1-2 रोल को इसमें प्ले भी कर रहे थे, उनको एक्चुअली डर लग गया था इस बंदे से। एंड इस मूवी में इन्होंने एक नाजी ऑफिसर का रोल किया था जिसमें ये एक के कमांडर थे। तो इनका रोल कुछ इस कदर का था कि क्विंटन टैरेंटिनो इनसे एक समय के लिए डरने लगे थे। उनको डर लगने लगा था कि ये बंदा कहीं अपनी उस कैरेक्टर में न घुस जाए जिसको ये पोर्ट्रे कर रहा है। एंड सबकी फटती है नाजी से, नो डाउट। एंड यहाँ पर क्विंटन टैरेंटिनो को भी वही डर था। फिर उन्होंने बोला भाई थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, कितनी ज़्यादा एक्टिंग आ रही है तुझे। और इस मूवी की सबसे अमेजिंग बात तो ये थी कि क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज इस मूवी में डबल रोल कर रहे थे, जिसमें इनका एक रोल एक नाजी ऑफिसर का था जो कि बहुत बड़ा रेसिस्ट था। एंड दुनिया जानती है कि नाजी ऑफिसर्स कितने बड़े रेसिस्ट थे। एंड इसी मूवी में इन्होंने जो सेकंड रोल निभाया था वो था एक सोशलिस्ट वर्कर का जो कि एंटी रेसिस्ट था। एंड क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज ने 2-2 ऑस्कर उठा लिए इन्हीं 2 रोल्स के लिए, एक एंटी रेसिस्ट होने के लिए एंड एक रेसिस्ट होने के लिए। बंदे ने कितनी सफाई से दोनों कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया होगा, तुम समझ सकते हो कि बंदे ने ऑस्कर उठा लिया अपने ही पोलर ऑपोजिट कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए। तो तुम समझ सकते हो ये बंदा कितना टैलेंटेड है। तो अब नंबर 2 पे जो आते हैं वो लिटरली एक शेप शिफ्टर है और कहीं ना कहीं इस बंदे का नाम सुन के तुम कह सकती हो कि हाँ ये बंदा एक डिजर्विंग कैरेक्टर है। एंड वो बंदा है क्रिश्चियन बेल। एंड ये बंदा एक लेजिट एग्जाम्पल है कि आपको अपने काम को कितना ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। इस बंदे ने हर रोल को इतना लेजिटिमाइज करके निभाया है कि तुम कह सकते हो कि हाँ बंदा अपने कैरेक्टर पे काम करता है, बंदा अपने काम को काफ़ी सीरियसली लेता है। जैसे कि मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ तुम्हें, जो कि है मैकेनिस्ट, जो कि 2004 में आई थी। एंड मैं पहले तुम्हें इस मूवी की स्टोरी बता देता हूँ कि इस मूवी में क्रिश्चियन बेल एक इंसोमेनिया का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें इन्हें ऐसा फील होता है कि इनका हर वक्त कोई पीछा कर रहा है। एंड इसी कारण से ये कई महीनों से नहीं सोए होते हैं, जिसके कारण इनके मेंटल, फिजिकल और सोशल लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है और एट द एंड इनका काफ़ी बुरा हाल होता है। तो तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए अगर तुम्हें किसी पीक परफॉर्मेंस वाली मूवी को देखना है। एंड क्योंकि ये मूवी 2004 में आई थी तो इस मूवी में इनका वजन ऑलमोस्ट 43-49 kg के आसपास अराउंड था। एंड इसी अगले साल यानी कि 2005 में इन्होंने क्रिस्टोफर नोलन के साथ द बैटमैन बिगिन मूवी को शूट करना शुरू किया, जिसमें इनका वजन ऑलमोस्ट 80 से 90 किलो के आसपास था। एंड इनका एक बल्की बॉडी था जो कि काफ़ी परफेक्ट था बैटमैन के रोल को प्ले करने के लिए। तो तुम समझ सकते हो कि इस बंदे ने 49 kg से
अचानक से अगले साल ही 80 एंड 90 केजी के अराउंड में अपना वेट गेन कर लिया। तो तुम कह सकते हो कि ये बंदा एक शेप शिफ्टर है, क्योंकि इस बंदे ने एक कमीलियन की तरह अपना हुलिया चेंज किया, अपना बॉडी शेप चेंज किया। तो भाई कभी कभी तो डर लगता है कि ये बंदा क्या ही ना कर जाए। खैर, इनको देख के मुझे इंडिया के ऋतिक रोशन की याद आया, जो कि सुपर 30 एंड उसके बाद वॉर। तो हाँ, कहीं ना कहीं रिजेंबल करता है, लेकिन भाई ऋतिक रोशन को हम अलग पर्सोना से देखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं अपने नंबर 1 कैरेक्टर की एंड नंबर 1 एक्टर की, जो कि इस रैंकिंग में नंबर 1 पे है, एंड ही इज़ नन अदर देन आवर जोकर, जो कि हमें क्रिश्चियन बेल के बैटमैन के सीक्वल मूवी में देखने को मिले थे। एंड जिस बंदे ने इस जोकर कैरेक्टर को प्ले किया था उनका नाम था हीथ लेजर, एंड अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई थी इस मूवी को करने के कुछ सालों बाद ही। मगर इस मूवी में हीथ लेजर ने इतनी कमाल की एक्टिंग की थी कि इन्होंने ऑलमोस्ट ओवरशैडो कर दिया था बैटमैन के कैरेक्टर को, यानी कि क्रिश्चियन बेल को एक्टिंग में। तो तुम समझ सकते हो कि इस बंदे ने कितनी कमाल की एक्टिंग करी होगी। एंड कहना पड़ेगा इस बंदे ने इस रोल में जाने के लिए काफ़ी सारी मेहनत की थी, यानी कि ऐसा बताया जा रहा है कि इस बंदे ने इस जोकर के कैरेक्टर में को इंटर करने के लिए, समझने के लिए कि अगर मैं ऐसा अनप्रेडिक्टेबल विलन होता, ऐसा दिमागी रूप से खसका हुआ इंसान होता और मैं विलन होता, तो मैं किस तरह से सोचता, मैं किस तरह से ऑपरेट करता अपने सिंडिकेट को। तो यहाँ पर ये बंदा कुछ इस तरह से समझने के लिए उस कैरेक्टर को, खुद को एक होटल रूम में 1-2 महीने तक कैद कर लेता है कि वो उस कैरेक्टर को समझ सके, अकेलापन समझ सकते उस कैरेक्टर का, एंड उस कैरेक्टर के मेंटल स्टेट तक पहुँच सके। तो यहाँ पर इस बंदे ने इतनी तगड़ी मेहनत की कि एट द एंड ऑफ द डे इस मूवी के शूट के ख़त्म होने के बाद इस बंदे को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये एक्चुअली में है कौन, इसका एक्चुअल पर्सोना क्या है, क्योंकि ये उस जोकर के कैरेक्टर में कुछ इस कदर खो गया था कि इसने अपनी पर्सनैलिटी को लूज़ कर दिया था ऑलमोस्ट। एंड कई लोगों का ये भी बताना है कि इस मूवी को करने के बाद इनके डेथ का यही एक कारण था। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट इन्होंने काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की है इस मूवी में। इनके रोल के बाद जोकर के ओरिजिन राइटर जिन्होंने जोकर के कैरेक्टर को बनाया था, उनको एक बार और सोचने पर मजबूर कर दिया कि हाँ, जोकर ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा मेंटली डिसेबल बंदा जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वो बंदा अगले स्टेट में अगले पल ही क्या कर बैठेगा। तो इसके बाद इस बंदे ने जोकर के ओरिजिन राइटर को इंस्पायर किया, एंड उसके बाद ही हमें थोड़ा सा और खसका हुआ जोकर देखने को मिल रहा है। एंड इसी के बाद हम अगले कुछ दिनों के बाद इस बंदे की मौत हो जाती है, एंड उसके बाद हमें बेन एफ्लेक वाला बैटमैन देखने को मिलता है। उसके बाद हमें सुसाइड स्क्वाड में एक और जोकर देखने को मिलता है, जो कि हाँ ठीक था, लेकिन हीथ लेजर जैसा नहीं था। वो बंदा एक ओजी गोट था। बाकी ये रही मेरी रैंकिंग बेस्ट एक्टर्स को लेके। एंड अगर तुम्हारे ओपिनियन में कोई अच्छा एक्टर हो तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए द एक्सप्लेन। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।